Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about air pollution, causes or sources of air pollution and how we can prevent or control air pollution. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन है क्या। अब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पॉल्यूटेंट जो हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको हार्मफुल बना दे किसी भी तरह की लाइफ के लिए, हम उसे कहेंगे पॉल्यूटेंट। और जो इन्वायरमेंट का ख़राब होना है, एयर का ख़राब होना है, दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय मैन विच अफेक्ट हिज हेल्थ एंड प्रॉपर्टीज इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। कि इस ख़राब हवा से, इस आलूदा हवा से नुकसान जो होते हैं उसे हम कहेंगे फिर एयर पोल्यूशन। अब जो सोर्सेज एयर पोल्यूशन के हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोर्स है एयर पोल्यूशन बाय नेचुरल मीन्स। किस तरह हो रहा है नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे नेचर चंद एक सब्सटेंसेस पॉल्यूटेंट्स ऐड करती है, जैसे कि पोलन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वेजिटेशन से निकलते हैं, डस्ट वगैरह निकलती है जो डेजर्ट से। इसी तरह जो स्टॉर्म्स, तूफान वगैरह आते हैं और वोल्केनिक एरप्शन होती है, आतिशफ़शां निकलता है जो फटता है। वोल्केनिक एरप्शन जो है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस निकलती हैं और ख़ास किस्म का मादा निकलता है जो कि हवा को आलूदा करता है। एयर पोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ कि अब इंसानों की हरकत और सकनात की वजह से किस तरह जो हवा है वो आलूदा हो रही है। हाउ एयर इज़ बीइंग पोल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चला रहे हैं ह्यूमंस, जो कि हमारे पास सोर्स हैं एयर पोल्यूशन का। पेट्रोलियम रिफाइनरीज सबसे बड़ा सोर्स हैं गैसेस पॉल्यूटेंट्स का। उसके बाद सीमेंट फैक्ट्रीज़ आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डस्ट छोड़ती हैं। उसके अलावा ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ वगैरह हो गई वो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लेड के ऑक्साइड्स इमिट करती हैं जो कि एसिड रेन का काज बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट एनी सब्सटेंस, जो किसी भी चीज़ को आलूदा कर दें हम उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सम सोर्सेज, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, जैसे कि सल्फर कंपाउंड्स हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, ये नेचुरल सोर्स से निकल रहे हैं, इस वजह से हम इन्हें प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब इन प्राइमरी के मिलने से जो नए पॉल्यूटेंट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। द पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। इनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है जो कि विद रेन वाटर रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो वो नाइट्रिक एसिड बना देगा। और इसी तरह जब फोग है वो स्मोक के साथ मिलके और केमिकल फ्यूम्स बनाती हैं डार्क और थिक कलर के, जिसे हम कहते हैं स्मोग। अब आजकल ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्मोग हो रही है। अब ये बहुत कॉमन है हमारे पास इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में, जहाँ से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स वगैरह निकलेंगे तो डेफिनेटली बात है वो हमारा जो फोग होती है उसको ख़राब कर देते हैं दोनों को। उसके बाद हैं गैसेस पॉल्यूटेंट्स, इसमें हमारे पास सल्फर ऑक्साइड्स आ जाते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड। सोर्सेज क्या हैं गैसेस पॉल्यूटेंट्स के? ये बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से निकलते हैं और वोल्केनिक एरप्शन, आतिशफ़शां से निकलते हैं। इसके साथ साथ ये आर्टिफिशियल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी निकलते हैं, जैसे कि स्मेल्टिंग करना सल्फाइड कंटेनिंग ओर्स की। ये स्मेल्टिंग आप पहले पढ़ के आए हैं इसमें मैट्रिक में, केमिस्ट्री में, कि किस तरह आप जो है ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा कंबस्शन ऑफ सल्फ़र, जिसके अंदर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स आ गए जैसे कोल हो गया और ऑयल वगैरह। अब प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? जो कंसनट्रेशन है ना सल्फर डाइऑक्साइड की, अगर वो 0.3 पार्ट्स पर मिलियन, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन होगी तो प्लांट्स को डैमेज करेगी। लाइकन्स जो है ये पार्टिकुलरली सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के। और इसके अलावा जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं वो जो है ओवरऑल वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड यील्ड जो प्लांट की है, मतलब उनकी जो पैदावारी सलाहियत है उसको कम कर देते हैं। अब एनिमल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं और स्पेशली मैन के ऊपर, इंसान के ऊपर? सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पोल्यूशन काज करती है ह्यूमन बींग्स में और बहुत सारी इंजरीज़ का भी ये बाइस है, जैसे कि आई इरिटेशन हो गया, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, चेस्ट का दब जाना, छाती का, हेडेक है, वॉमिटिंग है, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से डेथ भी हो जाती है। इसके साथ साथ ये लंग्स को डैमेज करती है और नमूनिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा ज़्यादा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस भी हो जाती है और एम्फिजीमा भी हो जाती है। एम्फिजीमा ब्रेक डाउन ऑफ वाल्व ऑफ द एल्विलाई, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है इसकी लंग्स की। अब सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये गैसिड स्टेट के अंदर नहीं रहती ज़्यादा देर,
लेकिन ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। तो इस वजह से जो बहुत सारी रिस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो बहुत हाई रेट के साथ फैल रही हैं। इसके साथ साथ ये जो जब किसी भी जगह पर जब ये एसिड रेन गिरती है तो उस जगह पे चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो या दरख्त हो, उनको जला कर रख देती है ये। अब कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरे की बात करते हैं हम गैसेस कंपाउंड की। सोर्स इसका क्या है? गैसोलीन इंजन से और कोयले के जलने से आता है। डिफेक्टिव फर्नेसेस का मतलब ये है कि जब आपका इंजन अच्छा नहीं होगा या अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और अगर एग्जॉस्ट के अंदर कन्वर्टर नहीं लगे होंगे तो तब भी चांसेस होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के एग्जॉस्ट होने के, निकलने के। अब असरात क्या आते हैं इंसानों के ऊपर? ये होता है कि हेडेक हो जाता है, सर दर्द, डिजीनेस, नज़र चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है। टाइम के वक्फों के दरमियान में फ़र्क वाज़ह नहीं कर सकते कि सुबह का टाइम है, दोपहर का या शाम का है। नौज़िया हो जाता है, हार्ट पाल्पिटेशन हो जाती हैं और सांस लेने में मसला होता है। अब ये गैस क्या करती है? ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम कर देती है। इसे कहते हैं एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया का क्या मतलब है? नींद बेहोशी हो जाती है इसमें अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, जैसे आपने पिछले दिनों में देखा मरी के अंदर लोगों की मौत हुई, वो इसी वजह से हुई थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई थी व्हीकल्स के अंदर। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स की बात करें, नेचुरल सोर्स क्या है? एनारोबिक बैक्टीरियल ब्रेकडाउन जो करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके अंदर से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल रहे होते हैं। फॉरेस्ट फायर्स हैं और लाइटनिंग वगैरह, इससे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। इसके मेन सोर्सेज पावर जनरेटर्स हैं और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ियों के जो सिलेंसर वगैरह हैं उनसे निकलेगा ये। अब इसके असरात क्या हैं? ये पंजेंट गैस है, चुभने वाली है, ब्राउनिश हेज़ होता है इसका। उसके साथ साथ ये नोज़ और आई की इरिटेशंस की काज बनती है और लंग्स को भी इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ ये जनरल पल्मोनरी एडिमा काज करती है और हेमरेज मतलब ब्लड ब्लॉकेज करेगी। प्लांट्स के अंदर ये बाईफेशियल नेक्रोसिस करती है कि दोनों तरफ से जो है वो मुरझा जाते हैं पौधे। उसके बाद फोटोकेमिकल स्मोक या पैन, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, समटाइम्स एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो फोटोकेमिकल रिडक्शन करती है NO2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। अब जो ये हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोकार्बन्स की तरह, जैसे कि मीथेन, इथेन और टॉलोइन वगैरह। ये तमाम जो है ये निकलते कहाँ से? फॉसिल फ्यूल्स के जलने से इंटरमीडिएट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। अब ये रेडिकल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ भी। नतीजतन क्या होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गायब हो जाती है। अभी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन आ रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर, वो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड और आपके पास एटॉमिक ऑक्सीजन निकल रही है। दोबारा आल्डिहाइड्स, कीटोन्स और ये पैन्स के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और ये एसिड रेन जो है फिर फॉल करेगी। इसी तरह जो ओजोन जो जमा होती रहती है, इस रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी बन रहे हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है, अल्डिहाइड्स है, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट या पैन। इसका फार्मूला क्या है? C2H3O5N। ये तमाम जो है कलेक्टिवली नेम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। अब पैन के असरात क्या हैं? जो ओजोन और पैन है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है प्लांट की लाइफ को, ये उसके पत्ते तक जला देती है। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देती है। डेफिनेटली बात है, क्लोरोप्लास्ट डैमेज होगा तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो वो रेंडर हो जाएगा, दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? इस वजह से कि उसके तमाम जो फूड है वो बनाने वाले ही हमारे पास लीव्स होते हैं पौधों के, जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बनाते हैं। पैन को अब भी हिल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब इसके नतीजे में क्या होता है? बैक्टीरियल लीफ सरफेस जो है वो डैमेज होता है और ये प्लाज्मोलाइसिस भी करती है कि उसके अंदर से जो है वाटर वो निकल जाता है और प्लांट जो पूरा श्रिंक हो जाता है। अच्छा, ओजोन की बात करें हम तो हमारे पास जो लेवल है ओजोन का वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब ये NO2 की वजह से और UV रेडिएशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है ओजोन। इसकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए अर्थ सरफेस के ऊपर तो ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है, उसकी यील्ड, उसकी जो पैदावार है, प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसके अलावा ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं। डायरेक्टली सनलाइट आके पहुंचती है, अगर ओजोन नहीं होगी तो UV रेडिएशंस आएंगी तो वो फिर स्किन कैंसर काज करती हैं। उसके साथ साथ ये पल्मोनरी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है और कंसंट्रेशन अगर इसकी कम हो जाए तो नोज़ और थ्रोट इरिटेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो थकावट फील होती है। ओजोन डिप्लीशन या पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। चंद क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम, जैसे कि क्लोरोफ्लोमीथेन्स हैं, CFMS और फ्रीऑन वगैरह जो कि रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह से निकल रहे हैं, ये ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, उसको पतला कर रहे हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बात है, जब ओजोन सरफेस के ऊपर नहीं होगी तो सनलाइट डायरेक्टली पहुंचेंगी अर्थ के ऊपर, जहाँ पे ह्यूमंस के लिए और बाकी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये डैमेजिंग हो सकती हैं।
अब इनको यूज़ किया जाता है प्रोपेलेंट्स के तौर पे प्रेशराइज्ड एरोसोल कैंस के अंदर, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। अब ये इनर्ट गैसेज जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये क्लोरीन एटम रिलीज़ करती हैं इंटेंस शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसे हम कह सकते हैं। हर एटम जो क्लोरीन का है तकरीबन हमारे पास 1 लाख मालिक्यूल जो ओजोन के हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के अंदर। अब इसकी जो रिडक्शन है, इससे बहुत ज़्यादा यूवी लाइट जो ऊपर से नीचे आती है। साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि स्किन कैंसर का ज़्यादा जो काज है वो हमारे पास ये यूवी लाइट का डायरेक्ट पहुँचना है। उसके साथ साथ प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, शॉर्ट थिक स्टेम्स एंड स्मॉलर लीव्स, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं प्लांट्स के अंदर। उसके बाद है मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल ईथर MTBE। अब ये हमारे पास गैसोलीन एडिटिव है, इसको ऑक्सीजनेट करने के लिए, रेज़ करने के लिए ऑक्टेन नंबर गैस का इसको यूज़ किया जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा USA में इसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स का बायस बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये हमारे पास बहुत ज़्यादा MTBE यूज़ किया जा रहा है, मिथाइल टर्शी ब्यूटाइल ईथर। अब जो कंट्रोल्ड ग्राउंड वाटर है MTBE की वजह से, उससे गैसोलीन जो है वो स्पिल्ड हो रहा है या लीक हो रही है गैस स्टेशन के ऊपर। जैसे कि ये जो कश्तियाँ हैं, बहरी जहाज़ हैं जो तेल वगैरह लेके आती हैं, तो उनके अंदर से जब तेल थोड़ा बहुत निकलता है समंदर में जाता है तो हम उसे लीक पिल्स कहते हैं, स्पिलिंग भी कहते हैं उसे। अब इस तरह की जो एयर है जिसके अंदर एक हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इरिटेंट्स होंगे, इनके इनहेल करने से क्या होता है, इरिटेशन हो सकती है नोज़ की, थ्रोट की, हेडेक्स हो सकता है, नाज़िया और कॉन्शियसनेस भी हो सकती है। अब हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? सबसे पहले प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हीकल्स के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। हम अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन यूज़ करेंगे जिससे एयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। एडिटिव्स ऐड करेंगे ताकि ऑक्साइड्स वगैरह ना निकले, ना सल्फ़र के, ना नाइट्रोजन के, ना हमारे पास इसके बाकी सारे नाइट्रोजन वगैरह के ऑक्साइड्स। अब हम अपडेट करेंगे प्रेजेंट डिज़ाइन इंजन और चेंजेस इन डिवाइसेस फॉर इंप्रूविंग कम्बशन, कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि फ्यूल जले ही ना, फ्यूल कम्बशन होगी नहीं तो हमारे पास ऑक्साइड्स वगैरह नहीं निकलेंगे। उसके अलावा लो वोलेटाइल गैस यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी एवापोरेट नहीं होगा। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कि अगर हम इंडस्ट्री का पोल्यूशन रोक लें तो हमारे पास मेजॉरिटी का जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है वो रुक जाएगा। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर एयर पोल्यूशन को चेक किया जा सकता है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हम साइक्लोन कलेक्टर के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। इसमें अब क्या होता है, वेस्ट गैस जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूजेशन के ज़रिए सेपरेट करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिर साइक्लोन बॉडी के अंदर मूव किया जाता है और फिर इसको निकाल के फेंक दिया जाता है। ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यूज़ होती हैं जो कि आयनाइज कर देती हैं और चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ ये जो वेस्टेज है मूव कर जाते हैं, फिर वहाँ इलेक्ट्रोड से इनको रिमूव करके फेंक दिया जाता है। इसके साथ साथ जो गैसेस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए एक वेट सिस्टम भी यूज़ होता है, जैसे कि वॉशिंग टावर्स वगैरह हो गए। तो ड्राई सिस्टम भी यूज़ होता है जिसमें ड्राई करके इन सॉलिड वेस्टेज को हम जो है थ्रो आउट करेंगे ताकि ये एयर के अंदर जाके मिक्सअप ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।